प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, मैं आर के चौरसिया आप सबको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के दूसरे भाग को देखने वाले हैं। ये भाग 2 होगा। भाग 2 को देखने वाले हैं। तो भाग 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। कल हम लोगों ने भाग 1 देखा था और हम लोग थोड़ा थोड़ा जो है ना क्लास 12 फिजिक्स के थ्योरी को कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा और हम लोग रफ्तार पकड़ेंगे। 2-4-5 दिन के अंदर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी करने का प्रयास करेंगे और बाद में हम लोग वन शॉट में एक चैप्टर को कवर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो पसंद आता है तो पहले तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, ऐसे तो डेली आपका जो ये लाइव क्लास है 9 बजे लाइव क्लास चलेगा और प्रत्येक दिन अगर आपको फिजिक्स को बेहतर तरीका से पढ़ना है, यकीन मानिए आप कंटिन्यू वीडियो को देखिएगा। और सुबह में मैं टीचमेंट पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव पढ़ाता हूँ। उसके लिए भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ कमेंट में भी आपको मैं टीचमेंट का लिंक दे दूंगा वहाँ पर, या फिर हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8804591897। इस पर आप बात कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के प्रश्न को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न क्या है, तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि आवेश का मात्रक। हम लोग आवेश के मात्रक को समझने वाले हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में समझेंगे। तो यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होगा, आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलाम होता है, जिसको हम लोग सी द्वारा सूचित करते हैं। अब रही बात कि आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है, आवेश के सीजीएस मात्रक क्या होगा, तो आवेश का जो सीजीएस मात्रक होता है वो ईएसयू होता है और ईएमयू होता है। ईएसयू का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी इकाई। इसको शॉर्ट में स्टैट कूलाम भी कहते हैं, स्टैट कूलाम। ठीक है। उसके बाद दूसरा है ईएमयू, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कहते हैं, विद्युत चुंबकीय इकाई, जिसको शॉर्ट में हम लोग एब कूलम भी जानते हैं, एब कूलम। तो ये हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो आवेश का एसआई मात्रक है वो कूलाम है और सीजीएस मात्रक 2 है, ईएसयू और ईएमयू। इसको हम लोग स्टैट कूलाम बोलते हैं और इसको एब कूलाम कहते हैं। तो आप इसको भली भांति समझ गए बात को। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। चलिए, कोई दिक्कत है तो कमेंट करिए। नेक्स्ट देखते हैं। एक कूलाम जो होता है 1 एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं Q बराबर IT। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि Q बराबर IT तो होता है। अब हम लोग को समझना ये है कि अगर कहीं पर एम्पियर इंटू घंटा दे दे या मिनट दे दे, अगर एम्पियर के साथ मिनट दे दे, तो एम्पियर इंटू कोई भी समय हो, समय का कोई भी इकाई हो, तो आवेश का मात्रक होता है। लेकिन अगर यहाँ पर तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 कूलम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड होता है, क्योंकि Q बराबर IT होता है। आवेश का जो बीमा होता है, आवेश का बीमा क्या होता है, तो आवेश की बीमा 80 होता है। एक स्टैट कूलम जो होता है 1/3 गुणे 10⁹ या 1/3 10⁹, ये क्या हो जाएगा, 9 कूलाम हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना चाहिए था ये कूलाम। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक ESU जो होता है वो 1/3 गुणे 10⁹ या 1/3 गुणे 10⁻⁹ कूलाम होता है। तो आप यहाँ पर भली बात ही समझ गए।
नेक्स्ट देखते हैं, एक कूलाम, यहाँ पर देखिए एक कूलाम जो होता है वो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU, जिसको स्ट्रेट कूलाम कहते हैं। आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, जिसको FR द्वारा सूचित करते हैं। एक कूलाम बराबर होता है 3 गुणे 10 के पावर 9 फ्रैंकलिन, और ये फ्रैंकलिन और ESU बराबर होता है, ESU बराबर फ्रैंकलिन, जैसे मान से भी आपको पता चल रहा होगा। अब बात करते हैं कि एक EMU बराबर 10 कूलाम होता है, तो एक EMU बराबर 10 कूलाम होता है और एक कूलाम बराबर 3 गुणे 10 के पावर 9 ESU होता है। तो यहाँ पर फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 गुणे 10 के पावर 10 हो जाएगा, 10 कूलाम हो जाएगा, सॉरी 10 ESU हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ पा रहे हैं हम लोग कि एक EMU बराबर जो है 10 कूलाम है, और एक EMU बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 के पावर 10 ESU हो जाएगा। तो हम लोगों ने EMU और ESU का रिलेशन भी देख लिया। अब बात करते हैं कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, फैराड नहीं फैराडे। यहाँ पर दिमाग लगाना है कि फैराड जो होता है वो धारिता का होता है और फैराडे जो होता है वो आवेश का होता है। तो यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिए। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो क्या है, फैराडे है। और यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि एक फैराडे बराबर क्या है, एक फैराडे बराबर, तो एक फैराडे बराबर हम लोग देख रहे हैं 96,500 कूलम होता है। तो एक फैराडे बराबर 96,500। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। उम्मीद करते हैं कि आपने लाइक भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। और ये आप अगर हो सकता है थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और आप कोई सुझाव देना चाहते हैं कि सर आप इसके अंदर ये चीज़ चेंज करिए, तो मैं ज़रूर चेंज करूँगा, आप कमेंट में कमेंट करिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिए ताकि और सारे बच्चे जुड़ पाएँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आवेश से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, तथ्य देखते हैं। पहला यहाँ पर दिख रहे हैं, पदार्थों में आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर निर्भर करता है, यानी कि आवेश के लिए, आवेशन के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी है। कोई बॉडी आवेशित हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन। कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन ही आवेश का कारण होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पदार्थों में आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण पर, ट्रांसफर पर निर्भर करता है। आवेश स्थानांतरीय होता है, माने आवेश को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर बैंक को चार्ज करते हैं और पावर बैंक से मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो हमने पहले चार्ज को स्टोर कर लिया पावर बैंक में और फिर पावर बैंक को हम लोग क्या करते हैं, उससे मोबाइल चार्ज करते हैं। यानी कि इससे पता ये चलता है कि जो आवेश है वो स्थानांतरीय है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध होता है, यानी कि आवेश को रुकने के लिए, आवेश अगर कहीं पर है तो द्रव्यमान निश्चित है। आवेश है तो इसका मतलब वहां पर द्रव्यमान निश्चित है। द्रव्यमान के बिना आवेश संभव नहीं है, लेकिन आवेश के बिना द्रव्यमान संभव है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है तो इस पर हो सकता है इसका तो द्रव्यमान कुछ ना कुछ होगा, आवेश नहीं भी हो सकता, Q = 0 हो सकता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कहीं पर आवेश है तो द्रव्यमान एकदम निश्चित है कि द्रव्यमान होगा। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ, आप इसको समझिएगा तो आपको पता चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है, लेकिन बिना आवेश के द्रव्यमान संभव है। फिर एक बार आप इसको ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा बिल्कुल। करिए, आवेश संरक्षित होता है, यानी आवेश संरक्षित होता है, इसका मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी कि आवेश जो होता है वो क्या है, संरक्षित होता है। आवेश जो है वो क्या है, संरक्षित होता है। आवेश
संरक्षी होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, आवेश आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है। मान लेते हैं कि आपके पास कोई वस्तु है, वस्तु ए है और इस पर मान लेते हैं कि 5 कूलम प्लस 5 कूलम आवेश है। इसको आपने 5 तल्ला पर से या फिर इसको रॉकेट में लॉन्च कर दिया, तो क्या ये गति में आने के बाद से क्या ये 10 कूलम इस पर आवेश हो जाएगा क्या? इसका मतलब यही हुआ कि आवेश जो है आवेशित कण के वेग पर निर्भर नहीं करता है, वेग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट समझते हैं हम लोग, कह रहे हैं कि वस्तु को आवेशित करने पर द्रव्यमान परिवर्तित होता है। तो भाई हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कुछ ना कुछ होता है और कुछ ना क्या होता है, मतलब कि होता है 9.01 × 10⁻⁻31 kg होता है। तो इसका तो द्रव्यमान होता ही है। तो अब इसका जब द्रव्यमान है तो द्रव्यमान जब इसका है तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि इसका जब द्रव्यमान है तो अगर किसी बॉडी को हम लोग आवेशित करना होता है, अगर मान लेते ये बॉडी है और इसको हम लोग को आवेशित करना है, तो इस बॉडी को आवेशित करने के लिए हमको इसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा या इलेक्ट्रॉन को डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालना और डालना, यानी किसी बॉडी को आवेशित करने में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण जरूरी है, ट्रांसफर जरूरी है। तो यहाँ पर तो 100% हो गया, कोई बॉडी आवेशित हो रहा है तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित होगा। लेकिन ये अलग बात है कि अगर हमको निगेटिव चार्ज करना है, अगर हमको क्या करना है, निगेटिव चार्ज करना है तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डालना पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ता है। वाली बात ये आप समझ गए। चलिए तो नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर कि वस्तु को ऋणावेशित करने पर, वस्तु को अगर हम ऋणावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वस्तु को धनावेशित करने पर, वस्तु को क्या करने पर, वस्तु को धनावेशित करने पर द्रव्यमान जो है वो घट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव, अगर पॉजिटिवली चार्ज करना है, पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसका द्रव्यमान घटेगा, निगेटिव चार्ज करेंगे तो द्रव्यमान बढ़ेगा, और केवल आवेशित करेंगे तो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो मैंने केवल आवेशित बोला है तो यहाँ पर कंफर्म पता नहीं चल रहा है कि मैं ऋणावेशित बोला कि धनावेशित बोला। बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, एक शेयर भी कर दीजिए मेरे लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्रतिकर्षण जो है, प्रतिकर्षण ही विद्युतीकरण का सही परीक्षण है, क्योंकि प्रतिकर्षण केवल आवेशित वस्तुओं में होता है, के बीच होता है, जबकि आकर्षण जो होता है आवेशित के अलावा जिस बॉडी में द्रव्यमान होता है उसके अंदर होगा। अगर मान लेते हैं कि 2 बॉडी है तो ये आकर्षित कर रहे हैं, तो हम लोग ये डेफिनेटली नहीं कह पाएंगे कि ये आवेशित है, क्योंकि द्रव्यमान की वजह से अट्रैक्ट कर रहे हो। लेकिन अगर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो 100% हम कहेंगे कि आवेशित है। तो यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है कि प्रतिकर्षण ही विद्युतीकरण का सही परीक्षण है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया। अगर 2 बॉडी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो आप श्योर हो जाइए कि दोनों बॉडी चार्ज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक बात हम लोग को समझना है, एक पॉइंट है उसको हम लिख देते हैं, ठीक है, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। जब 0.1 एंगस्ट्रम, देखिएगा, जब 0.1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम तरंगदैर्ध्य परास की एक्स किरण किसी धातु पृष्ठ पर आपतित होती है तो
अगर आपतित होती है तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो अगर आप देख पा रहे हैं कि 0.1 एंगस्ट्रम और 10 एंगस्ट्रम से 0.1 से 10 एंगस्ट्रम तक के अगर कहीं से हम लोग आवेश को तरंगदैर्ध्य वाले परास की एक्स किरण को आपतित करते हैं धातु के पृष्ठ पर, तो धातु के पृष्ठ पर अगर हम लोग आपतित करते हैं तो क्या होता है, उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या होगा, इसको भी हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, तो धातु जो होगा, धातु की सतह धनावेशित हो जाएगी। तो जो धातु की सतह है, तो धातु की सतह पॉजिटिवली यानी कि धनावेशित, यहाँ पर हम लिख देते हैं धन आवेशित हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पर एक बात सीख पाए कि 0.1 एंगस्ट्रम से 10 एंगस्ट्रम तक के तरंगदैर्ध्य वाले एक्स किरण को किसी धातु के प्लेट पर अगर आपतित करते हैं, धातु के प्लेट पर आपतित करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो ये जो सतह है वो कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इसको आप भली भांति समझ गए। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट क्या है, समान प्रकृति के आवेश। समान प्रकृति के आवेश जो होते हैं, समान प्रकृति के आवेश माने कि सेम नेचर के, समान प्रकृति के आवेश, प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब कि सेम चार्ज जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यही अगर मान लेते हैं कि ये निगेटिव हो जाए और ये भी निगेटिव है, तभी क्या होगा, यानी कि सेम चार्ज होता है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यही विजातीय आवेश हो जाए, एक प्लस हो जाए, एक क्या हो जाए, एक जो है प्लस हो जाए और एक माइनस हो जाए, तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट निकल रहा है, आप इसको लिख लीजिए, मैं बोल दे रहा हूँ। सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक प्रकार का विद्युतीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग ये पता लगाते हैं किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं। आवेश की स्थिति का पता लगाने, उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं भैया, हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और ऐसे भी बिहारी लोग तो जीभ से चाट करके बता देते हैं कोई वस्तु चार्ज है कि नहीं। इसी के वजह से जो है ना, बैटरी जो मोबाइल में बैटरी आ रहा है, इनबिल्ट आ रहा है, बैटरी को आप निकाल नहीं सकते हैं। हम लोग भी वो ट्राई किए हैं कि जब भी कोई बैटरी चार्ज नहीं है, मोबाइल नहीं खुलता था, तो 2 बार चाटते थे, पता चल जाता था कि ये चार्ज है कि नहीं, और बता देते थे कि चार्ज है कि नहीं है। लेकिन किसी वस्तु पर आवेश के उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग को किसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, वैसा विद्युतीय यंत्र जिसकी सहायता से विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाया जाता है, उसे विद्युतदर्शी कहते हैं। विद्युतदर्शी में क्या होता है, आपको एक छोटा सा इसके बाद जो एक वीडियो मिलेगा उसको आप ध्यान से देखिएगा, तो सारे बातें समझ में आ जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ, ये जो होता है ब्रास डिश होता है, ये जो आप देख रहे हैं डिश, ये ब्रास डिश है, और ये इंसुलेटर है, बीच में इंसुलेटर है ताकि इसको जो आवेश है वो वितरित ना हो। इंसुलेटर प्लग है,
और उसके बाद क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ब्रास रॉड है, क्या है ये ब्रास रॉड है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो जार है ये ग्लास बॉटल है। और ये इधर एक मेटल लगाया गया है, मेटल। और ये अर्थ, ये नीचे क्या दिया गया, अर्थ पर इसको रखा गया है। और ये देख रहे हैं जो निकला हुआ है ये क्या है, लीफ है। अगर हम किसी आवेशित बॉडी को यहाँ पर ले करके आएंगे तो आवेश क्या होगा, जैसे यहाँ पर फिर से हम समझा देते हैं। मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर कोई आवेशित बॉडी को लाए तो ये प्लस चार्ज है मान लेते हैं, तो प्लस चार्ज इस पर वितरित होगा और इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा। तो जैसे ही आएगा तो ये जो ऐसे था अब ये फैलना शुरू हो जाएगा, ये क्या होगा इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, फैलना शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो मिलेगा, उसको आप देख लीजिए जस्ट इसके बाद, है ना। और यदि आपको और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।